नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, पीसीआई हिंदी ज्ञान, जिसमें आप लोगों को हिंदी व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को पूरी देखिए और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी कीजिए। पीसीआई हिंदी ज्ञान में आपको सभी क्लासें डाली जाएगी, जिसके अंतर्गत वर्तमान में फोकस एसएससी जीडी पर है और इसी का थोड़ा सा विस्तार देते हुए हम सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हम डिटेल से बता रहे हैं, चाहे वो आरएस की भर्ती हो, चाहे शिक्षक की भर्ती हो, सभी के लिए कारगर सिद्ध होने वाले ये वीडियो हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मित्रों, अपने टॉपिक चल रहा है विकारी शब्द, और विकारी शब्दों में संज्ञा सर्वनाम कंप्लीट हो चुके हैं, विशेषण चल रहे हैं। और विशेषण शब्द जिसके अंतर्गत उसकी सामान्य परिचय हम जान चुके हैं और अपने गुणवाचक, और वहां पर गुणवाचक के बाद में आता है संख्यावाचक, इन दोनों को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। अब आगे मित्रों हम चलेंगे। एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ विशेषण शब्द। विशेषण शब्दों के अंग कितने होते हैं तो आपके सामने लिखा है 2 अंग। कौन कौन से दोस्तों? विशेषण स्वयं और एक विशेषी। जिसके बारे में बताया जाएगा वो तो विशेष्य होगा, और जो बताया जाएगा उसको विशेषण कहा जाता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्यवाचक विशेषण और विधेयवाचक विशेषण। दोस्तों, जिस वाक्य में विशेषता प्रकट करने वाला शब्द अगर पहले आता है, पहले प्रयुक्त होता है, तो वहां पर उद्देश्यवाचक विशेषण हो जाता है। और जिस वाक्य में विशेष्य अगर मान लो पहले आता है, पहले कौन सा है? विशेष्य, तो वहां पर विधेयवाचक विशेषण वाक्य मान लिया जाता है, जो हमने पिछले वीडियो में ये विस्तार से आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर आगे हम चलें तो मूलतः कितने भेद होते हैं? 4, और कुल भेद कितने होते हैं? 6। अब मूलतः भेदों में हम चलें तो गुणवाचक विशेषण आता है, संख्यावाचक आता है, परिमाणवाचक आता है और सार्वनामिक आता है। यहाँ पर आपको एक सूत्र बताया गया था, गुस के पसा। यहाँ पर गुस के पसा, और कौन पसा मित्रों? भिन्न व्यक्ति, भिन्न व्यक्ति, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सार्वनामिक विशेषण हो गया, और व्यक्तिवाचक विशेषण व भिन्नतावाचक विशेषण, अगर इनको हम टोटल में करें तो ये 6 हो जाएंगे। और वैसे गुणवाचक विशेषण होता है, उसी का उपभेद होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण होता है, उसी का उपभेद माना जाता है भिन्नतावाचक विशेषण। तो मित्रों, कल की क्लास को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण में ऐसे शब्द जो कहीं पर गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, काल, स्थिति को दशा भी कहते हैं, दिशा, स्वाद या स्पर्श आदि को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, उनमें गुणवाचक विशेषण होता है। और मित्रों, आपको पीछे बताया गया था कि आप कैसा शब्द से प्रश्न लगाकर इनमें उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पुल्लिंग है तो कैसा, स्त्रीलिंग है तो कैसी, और बहुवचन है तो कैसी। यहाँ पर देखिए, रंग को बताने वाला काला, कैसा है? काला। रूप को बताने वाला सुंदर, कैसा है? सुंदर। तो ये सभी प्राप्त होने वाले हैं, जो हमने विस्तार से पिछले वीडियो में डाला था। अब मित्रों, ये संख्यावाचक विशेषण भी हमने पढ़ लिया है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। अगर निश्चित संख्या प्रकट होती है तो निश्चित संख्यावाचक होता है, और निश्चित संख्या प्रकट नहीं होती है तो अनिश्चय होता है। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक, इसके भी 5 उपभेद हमने किए हैं। इसके अंतर्गत गणनावाचक पहले नंबर पर, क्रमवाचक 2 नंबर पर, आवर्ती 3 पर, समुदाय 4 पर और समुच्चय 5 पर। ऐसे ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे गणना के अंतर्गत 1 आ जाएगा, क्रम के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा आ जाएगा, आवर्ती के अंतर्गत दुगुना, तिगुना, चौगुना, दोहरा, तिहरा, चौहरा आ जाएगा, समुदाय में 2, 3, 4 आ जाएगा, और समुच्चय में शतक, दशक और शताब्दी आ जाएगा। ये सारे के सारे संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। अब मित्रों, हम आगे की कड़ी में चलें तो आगे की कड़ी में तीसरे नंबर पर परिमाणवाचक विशेषण आने वाला है। नाम से ही पता चल रहा है, परिमाण, मात्रा को प्रकट करने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जिनको मापा और तोला जाता है, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब ये माप तोल वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और उन द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जो बताएंगे, संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जो बताएंगे वो सारे के सारे परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण रहने वाले हैं। आपके सामने लिखा है, ऐसे शब्द जो मात्रा प्रकट करते हैं, अर्थात माप तोल को प्रकट करते हैं, वे शब्द किसमें आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं। आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे 1
केजी चीनी। कितनी किलो चीनी है? 1 किलो। तो मित्रों ये निश्चित है 1 किलो। ऐसे हम बात करें 1 टन खाद्यान्न, कितना टन? 1 टन निश्चित है। 5 किलो केले, कितने किलो? 5 किलो निश्चित है। 1 मीटर कपड़ा, कितना कपड़ा दोस्तों? 1 मीटर। तो मतलब निश्चित अगर मान लो मात्रा आती है तो निश्चय परिमाणवाचक के अंतर्गत जाएगा। जिस प्रकार से संख्यावाचक के 2 भेद पड़े हैं, निश्चय संख्या और अनिश्चय संख्या, वैसे ही परिमाणवाचक के भी यहाँ पर 2 भेद हो जाएंगे। एक तो निश्चय परिमाण हो जाएगा, परिमाण, और एक अनिश्चय परिमाण हो जाएगा। ऐसे हम बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। इन्हीं की जस्ट नीचे लिखा है देखो, 1 किलो चीनी निश्चित है, थोड़ी चीनी निश्चित नहीं है, कुछ खाद्यान्न निश्चित नहीं अनिश्चित है, अधिक केले अनिश्चित है, ज्यादा कपड़ा अनिश्चित है। जैसे मित्रों हम दूध वाले के पास दूध लेते हैं और उनको कहें कि भी ठीक है दूध डालिए, कितना डालना है? 1 किलो या 1 लीटर दूध आपको डालना है। जैसे मान लो 1 लीटर दूध हमने डलवा लिया है, 1 लीटर दूध डलवा लिया है, और फिर हम ये कहें कि थोड़ा और डालो, थोड़ा और डालो, तो वो थोड़ा और डाला है वो अनिश्चितता में जाता है, जबकि फिक्स है वो निश्चित में है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये अनिश्चय परिमाणवाचक के अंतर्गत नीचे वाले उदाहरण रहने वाले हैं और निश्चय परिमाणवाचक के अंतर्गत ऊपर वाले उदाहरण रहने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, 2 वाक्य बनाते हैं। 2 वाक्यों के माध्यम से निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बाढ़ से 1000 टन, कितना दोस्तों? 1000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। तो ये बिल्कुल निश्चित है, तो निश्चित संख्या निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा, क्योंकि खाद्यान्न को हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों लिखा है हजारों टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। तो 1000 टन तो निश्चित परिमाण है और हजारों टन निश्चित परिमाण नहीं, अनिश्चित परिमाण है। तो ऐसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये निश्चय और अनिश्चय का निर्धारण हो जाता है। दोस्तों जिनको गिना जाता है वो संख्या में जाते हैं और जिनको मापा जाता है वो परिमाण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही और भी कई उदाहरण हम बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे मान लो वाक्य में लिखा हुआ है तो वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आने वाले हैं। जैसे मान लो यहाँ पर थोड़ा दूध और डालिए, थोड़ा दूध, दूध की विशेषता थोड़ा, तो यहाँ पर थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक है। और 1 लीटर दूध डालिए तो 1 लीटर निश्चित परिमाण के अंतर्गत रहने वाला है। ऐसे ही मित्रों हम चले आगे, तो यहाँ पर 4 नंबर पर आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या इसको संकेतित विशेषण भी कहा जाता है। संकेतित क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वनाम के ठीक बाद में कोई संकेत आता है, इसीलिए इसको सार्वनामिक भी कहते हैं। सर्वनाम से जुड़ा है, सर्वनाम के ठीक बाद में संकेत, या फिर सर्वनाम से जुड़ा क्या है? संकेत जुड़ा है, तो ये संकेतित विशेषण भी इसको कह सकते हैं। किसी सर्वनाम शब्द के ठीक बाद में कोई संकेत प्रयुक्त हो तो वहां पर सार्वनामिक या संकेतित विशेषण मान लिया जाता है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं और इन वाक्यों के माध्यम से हम समझेंगे कि कहां पर सार्वनामिक विशेषण रहने वाला है। अब देखिए, वह शब्द है तो वह एक सर्वनाम है और वह के ठीक बाद में क्या लिखा है? लड़का, जिसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सार्वनामिक विशेषण मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर होशियार शब्द को रेखांकित करके पूछ लिया जाए तो होशियार शब्द उसका गुण हो गया, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा। होशियार शब्द गुणवाचक है और वह लड़का ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह पुस्तक, वह पुस्तक, तो वह पुस्तक सार्वनामिक विशेषण हो गया क्योंकि वह के बाद में संकेत लिखा है। मेरी है, मेरी एक सर्वनाम शब्द है। मेरी शब्द कैसा है? सर्वनाम शब्द है। फिर देखो, इस गाय को चारा डालो, इस गाय को, तो इस शब्द के बाद में क्या लिखा है दोस्तों? गाय। यहाँ पर इस गाय को चारा डालो तो गाय की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो ये गाय हो गया संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है और ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इन संज्ञाओं की तरफ हम इशारा कर रहे हैं और इससे ठीक पहले सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं, तो ऐसे में सार्वनामिक विशेषण या संकेतित विशेषण माना जाता है। आपके सामने लिखा है उस कुत्ते को भगाओ, उस कुत्ते को भगाओ, तो
उसके बाद में कुत्ता लिखा है, और कुत्ता भी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द होता है। उस कुत्ते को भगाओ, या यहाँ पर कोई भी संकेत और भी आ सकता है, जैसे यह के बाद में घर है, घर की तरफ संकेत कर रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण या संकेतित विशेषण मान लिया जाएगा। वे के बाद में लोग लिखा है, लोग भी एक जातिवाचक संज्ञा है, और उन लोगों को बुलाओ। तो देखिए अधिकतर यहाँ पर शब्द हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनमें देखो कोई ना कोई जातिवाचक संज्ञा, अधिकतर ये जातिवाचक संज्ञा की तरफ ही हम इशारा कर रहे हैं। तो वहां पर इससे ठीक पहले कोई अगर मान लो ऐसे सर्वनाम शब्द लिखे हुए आते हैं तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण या संकेतित विशेषण माना जाता है। तो ये हुआ मित्रों सार्वनामिक विशेषण। फिर भिन्नतावाचक विशेषण के अंतर्गत चलते हैं। भिन्नतावाचक विशेषण जिन वाक्यों में प्रत्येक लिखा हो, हर एक लिखा हो, अनेक लिखा हो, ऐसे शब्द ये वाक्य में प्रयोग होते हैं, तो वहां पर भिन्नतावाचक विशेषण मान लिया जाता है। मित्रों इनके साथ में एक शब्द भी जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर संख्या भी आ रही है। क्या आ रही है मित्रों? संख्या। तो मूलतः ये भिन्नतावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण का ही उपभेद होता है, उपभेद होता है। अर्थात यहाँ पर देखते हैं भिन्नतावाचक कहाँ हो सकता है। देखिए भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक, तो यहाँ पर देखो प्रत्येक शब्द है, ये नागरिक की विशेषता बता रहा है। प्रत्येक नागरिक यहाँ पर देखिए कैसा है? होशियार है। तो मित्रों होशियार शब्द तो गुण में चला जाएगा, होशियार तो किसमें जाएगा? गुण में। लेकिन प्रत्येक नागरिक ये अपने भिन्नतावाचक विशेषण के अंतर्गत रहने वाला है। राजस्थान का हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, तो ये भिन्नतावाचक है। हर एक व्यक्ति क्या है? वीर, ये उसका गुण है, गुणवाचक विशेषण मान लिया जाएगा। इनमें अनेक व्यक्ति समझदार है, अनेक व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर अनेक के रूप में। तो ये अनेक व्यक्ति भिन्नतावाचक विशेषण में जाने वाला है। कैसे हैं? समझदार, तो ये भी इसका गुण हो गया है। ऐसे मित्रों हम प्रयोग करें तो ये भिन्नतावाचक विशेषण के उदाहरण बनने वाले हैं। फिर आगे हम बढ़े तो मित्रों छठे स्थान पर आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। और व्यक्तिवाचक विशेषण कहां पर होता है? दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़े हैं, जैसे मान लो कोई स्थान है और उसका नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। उस व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले कोई शब्द जो विशेषता प्रकट कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएंगे। और ये शब्द कहाँ आते हैं? उस शब्द के साथ लिखे हुए आते हैं जिस शब्द ने उस स्थान को प्रसिद्धि दिलाई है। क्या दिलाई मित्रों? प्रसिद्धि। अर्थात उस वस्तु विशेष या पदार्थ विशेष के कारण उस स्थान की प्रसिद्धि बढ़ी है या उस स्थान को जानने लगे हैं, तो वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण मान लिया जाता है। और ये लिखा है देखिए यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द होता है। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी स्थान को क्या दिलाते हैं? प्रसिद्धि दिलाते हैं, वहां व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। और मूलतः व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक का ही उपभेद माना जाता है। तो दोस्तों जिस प्रकार विकल्प होगा वैसे ही हम उत्तर चुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा है, आराम से देखेंगे और समझेंगे शब्दों को। देखिए कश्मीर से कश्मीरी बना है, कश्मीरी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जबकि कश्मीरी एक विशेषण हो गया है। अगर मान लो इसके साथ सेब लिखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी कश्मीरी में विशेषण हो गया और ये व्यक्तिवाचक विशेषण है क्योंकि व्यक्ति से ही बना है। और इस सेब ने कश्मीर को इतना प्रसिद्ध कर दिया है कि कश्मीर को इस सेब के कारण जानने लग गए हैं। तो कश्मीरी सेब, कैसा सेब है? कश्मीरी। बीकानेरी रसगुल्ले, कैसे रसगुल्ले मित्रों? बीकानेरी। रसगुल्ले ने बीकानेर की पहचान बना दी है। बीकानेरी भुजिए, कैसे भुजिए मित्रों? बीकानेरी भुजिए। तो भुजिए ने बीकानेर की पहचान बनाई। जोधपुरी कचौरी, कैसी कचौरी मित्रों? जोधपुरी। अर्थात जोधपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें ई की मात्रा हमने जोड़ा तो जोधपुरी बन गया और इस प्रकार ये जोधपुरी व्यक्तिवाचक विशेषण बन चुका है। फिर मित्रों यहाँ पर लिखा है बनारसी साड़ी, कैसी साड़ी? बनारसी। तो बनारस से बना है बनारसी, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो चुका है। जयपुरी रजाइयां, कैसी रजाइयां दोस्तों? जयपुरी रजाइयां। तो रजाइयों की विशेषता प्रकट हो रही है और इस रजाई के कारण जयपुर को भी प्रसिद्धि मिली है। उदयपुरी पगड़ी, कैसी पगड़ी दोस्तों? उदयपुरी पगड़ी। ऐसे ही अपने स्थान विशेष पर
किसी भी मान लो स्थान विशेष पर किसी शब्द को प्रसिद्ध हो गया है और उस शब्द के कारण उस स्थान विशेष को जानते हैं। जैसे मान लो ये पीसीआई क्लासेज अजीतगढ़ से आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेज देख रहे हैं। अब देखो अजीतगढ़ के लिए बोले कि अजीतगढ़ी ड्रामी। अब ये जो ड्रामिया है अपने जो ट्रैक्टर के लगाते हैं ये एशिया में प्रसिद्ध है अजीतगढ़। अब इस ड्रामी के कारण इन कारखानों के कारण अजीतगढ़ को जानने लग गए हैं, तो अजीतगढ़ी ड्रामी, तो वहां पर अजीतगढ़ से अजीतगढ़ी बन गया है। तो ऐसे मित्रों किसी स्थान विशेष को कोई भी शब्द पहचान दिलाता है तो वो इसके अंतर्गत रहने वाला है। फिर मित्रों आपके सामने लिखा है विशेष, और विशेष में वही बात है भिन्नतावाचक अगर मान लो विकल्प में है तो इसका उत्तर भिन्नतावाचक रहने वाला है, और भिन्नतावाचक विकल्प में नहीं है तो हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, संख्यावाचक, क्योंकि संख्यावाचक का ही उपभेद मान लिया जाता है। व्यक्तिवाचक अगर कहीं विकल्प में लिखा है जोधपुरी कचौरी, विशेषण का प्रकार बताइए। अब वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण विकल्प में लिखा है तो सही उत्तर हो गया व्यक्तिवाचक। और प्रश्न आ गया कि जोधपुरी कचौरी में विशेषण का कौन सा रूप है। अब वहां पर मूलतः 4 प्रारूपों में से पूछे जाएंगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो वहां पर दोस्तों गुणवाचक रहने वाला है, क्योंकि व्यक्तिवाचक गुणवाचक का ही उपभेद माना जाता है। तो मित्रों हमें विकल्प के अनुसार उत्तर का चयन करना चाहिए, जैसा एग्जामिनर ने या परीक्षा लेने वाले ने जैसा प्रश्न पूछा है उसी के अनुसार अपना जवाब होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात भी यही है। तो इस प्रकार से हमने विशेषण को विस्तार से जानने का प्रयास किया है। मित्रों इसको आप सरलता से आराम से समझने का प्रयास करेंगे तो अपने देसी बोलचाल की भाषा में इनको आराम से समझ सकते हैं। विशेषण 6 प्रकार के होते हैं, घुस के पसा, भिन्न व्यक्ति, गुणवाचक, गुण दोष रंग रूप आकार स्थिति काल, संख्यावाचक 1 2 3 4 5 संख्यावाचक आ जाए तो संख्यावाचक है, परिमाणवाचक मात्रा प्रकट करने वाले परिमाणवाचक के अंतर्गत हैं। फिर सार्वनामिक, सर्वनाम के ठीक बाद में कोई संज्ञा मतलब संकेत लिखा है तो सार्वनामिक विशेषण है। प्रत्येक, हर एक, अनेक लिखा है तो भिन्नतावाचक विशेषण है। और कोई शब्द स्थान को प्रसिद्धि दिलाने वाला जयपुरी रजाइयां तो उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण रहने वाला है। तो मित्रों बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, आप इनको ग्रहण कीजिए और आप लोगों के लिए ये कारगर सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है मित्रों, सभी दोस्तों को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने जो अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्म दिवस भी है, इसके उपलक्ष्य में भी आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं कि अपने 25 दिसंबर जो अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक आप सभी को ओके, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।